भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 8 नवंबर 2016 को जिन 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद कर दिया गया था, उनमें से 99% वापस बैंकों में जमा हो चुके हैं। आरबीआई के मुताबिक बस 1% नोट वापस जमा नहीं हो सके हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1000 के 10 लाख नोटों में सिर्फ 19.1% नोट ही नकली मिले हैं। नोटबंदी से पहले 1000 और 500 के 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। 30 जून तक 15.28 लाख करोड़ के नोट वापस आ गए हैं। सिर्फ 16,050 करोड़ रुपए के नोट वापस नहीं आए, यानी इतनी रकम काले धन के रूप में। हालांकि अभी 10 से 14 जून के बीच आए नोट जमा करना आरबीआई में बाकी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस रिपोर्ट के बाद सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से आरबीआई के 16,000 करोड़ रुपए बचे, पर छपाई में 21,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऐसे अर्थशास्त्री को नोबेल दिया जाना चाहिए। इधर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अभी भी नोटबंदी के फायदे गिना रहे हैं। उनका कहना है कि नोटबंदी का मकसद सिर्फ काले धन से लड़ना नहीं था। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में संदिग्ध लेन देन का पता चला है। नोटबंदी के बाद टैक्स कलेक्शन 25% और टैक्स पेयर 27% बढ़े हैं। टैक्स फंडिंग कम हुई। बैंकों में 4.73 लाख संदिग्ध लेन देन की जानकारी दी है। The real object of demonetization was formalization, attack on black money, less cash currency, bigger tax base, digitization, a blow to terrorism, and we do believe that in each of these areas, the effect of demonetization has been extremely positive. एक साल पहले ये संख्या सिर्फ 1.6 लाख थी। उन्होंने विपक्ष पर कहा कि जिन लोगों को काले धन की समझ नहीं, वे नोटबंदी को सिर्फ बैंकों में वापस आ रही रकम से जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। किधर देखना है? तो अभी देखा अपने खास खबर में किस तरह से जेटली साहब दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी सफल है। पहले ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी का उद्देश्य ब्लैक मनी को आउट करना है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उद्देश्य ये था कि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो और किसी तरह का कोई करप्शन ना हो। क्या वास्तव में सरकार इसे सफल बता रही है? उद्देश्यों में सफल हो पाई? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें अरबों रुपए छपाई पे, ट्रांसपोर्टेशन पे पैसे खर्च हुए। खैर चलिए, नई व्यवस्था में ये सब चीजें हैं, हिंदुस्तान मानसिक रूप से तैयार भी है, बट मकसद जो था क्या उसमें सफल हो पाए? जो प्रधानमंत्री साहब पहले 8 नवंबर की रात को जब संबोधन अपना दे रहे थे, उस वक्त कुछ बात और थी, लेकिन अब कुछ बात कुछ अलग कही जा रही है। जयसिंह जी कोठारी साहब आर्थिक समीक्षक इस वक्त हमारे साथ में हैं। डॉक्टर धूप सिंह पूनिया हमारे साथ कांग्रेस के लीडर इस वक्त हैं। अमित गोयल जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। जयसिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मकसद किसी से छिपा नहीं है और उस वक्त काफी कोट करके इस बात को कहा गया था कि नोटबंदी के पीछे उद्देश्य क्या है, लेकिन जेटली साहब अब थोड़ा सा इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी माना जा सकता है कि नोटबंदी जो सरकार का दावा किया जा रहा है कि जिस मकसद से की गई थी, हम पूरी तरह से खरे उतरे हैं उसमें। देखिए, जो नोटबंदी, एक्चुअली इसका नाम हमने नोटबंदी रखा जी, या हम आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन एक्चुअली ये नोटबंदी नहीं थी, ये एक्सचेंज ऑफ करेंसी था कि आप पुराने नोट जमा कराइए, नए नोट ले लीजिए आप। ऐसा कहीं पे भी सरकार की योजना में नहीं था कि ये नोट बंद कर दिए गए हैं या उसके बाद ये कोई काम के नहीं रहेंगे। आपको खूब एम्पल टाइम दिया हुआ था जिसमें आप इसको एक्सचेंज करा लीजिए और नए नोट ले लीजिए। तो पहली बात तो है कि एक ये मिथ है कि नोटबंदी का मतलब क्या है। तो ये एक्सचेंज ऑफ करेंसी था और वो एक सरकार की उम्मीद थी कि भाई कुछ लोगों के पास में ब्लैक मनी इतनी है, वो सिस्टम में नहीं आएगी तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन वो सरकार का कैलकुलेशन नेचुरली फैल रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने साथ में कि इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, जो अनरिकॉर्डेड चीज थी वो एक रिकॉर्डिंग हो गई। और उसके बाद हमने देखे कि कितने तरीके के आप इनकम टैक्स और कई डिपार्टमेंट की जो कार्रवाइयां हैं, नए एसएससी बने हैं, 25% आपका इनकम टैक्स का जो टैक्स बेस है, नंबर ऑफ एसएससीज का वो बढ़ा है। 1 लाख से ज्यादा शेल कंपनियों की जो फर्जी कंपनियां थी काम करने की, उनको पकड़ा रखी हुई है। कई जो प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन गांव में वहां पे अनरिकॉर्डेड थे, उनकी जांच होने शुरू हुई है। तो ये नेचुरली एक अलग तरीके का एक ये कह लीजिए कि एक मिशन था
या एक अलग तरीके का कैलकुलेशन था जिसके प्रयोग ही। अब आप हर चीज प्रयोग है, ऐसा हमने पास में कभी किया नहीं, इसलिए इसका परिणाम क्या होंगे कोई नहीं बता सकता। एक मोटा मोटा उस कंट्री ने किया तो ऐसा, उस कंट्री ने ऐसा, लेकिन मेन चीज ये है कि जब आपने उधार लेके, डेप लेके फॉरेन करेंसी आप लेते हो, फॉरेन करेंसी आपके यहाँ चलती नहीं है, उसके रुपए छाप के आपको सिस्टम में बांटने पड़ते हैं, तो ये समस्याएं क्या है, हर 5-10 साल में ये इस तरीके की घटनाक्रम होते रहेंगे। कभी नोटबंदी किसी फॉर्म में आएगी, कभी किसी फॉर्म में आएगी। तो जब आपने रास्ता डेप्ट इकोनॉमी का पकड़ा है कि हमको सेविंग की जगह डेप्ट बेस्ड डेवलपमेंट करना है, तो ये सब चीजें हैं और इसको लोगों को यूज टू भी हो रहे हैं, ये नहीं है तो हो जाएंगे। तो मोटा रूप से इसको मनी इकोनॉमी का युग कहते हैं। जैसे हमने एक नेचर इकोनॉमी का अब तक देखा, एक ये नया ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कंट्री का हो रहा है। मनी इकोनॉमी क्या होती है, तो ये मनी इकोनॉमी का एक ट्रेलर था और उसने घर घर में जाके एक तरीके से बहुत अच्छी बात ये कही कि आम गृहिणी तक को ये पता लग गया कि यार ये मनी एजुकेशन अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्या है। तो जो मनी की एजुकेशन है वो बहुत तेज स्पीड से, जो मेरे ख्याल से कोई भी हमारा सरकारी या एजुकेशन जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज का बरसों में जो नहीं करा सकता था, वो काम नोटबंदी ने किया। जी धूप सिंह जी, सरकार का दावा है कि पूरी तरह से सफल है और सफलता में भी एक बात कही है कि एक तो सिस्टम में मनी आ गई और जो माना जा रहा था कि करप्शन का पैसा या ब्लैक मनी है उसे भी लोगों ने बाहर निकाला। अब 1% या 1.5% जो पैसा है 1000 की अगर करेंसी वाली बात करें तो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट इसे नहीं माना जाता। 99% पैसा डिपॉजिट हुआ है जो चलन में था और सरकार का मकसद भी यही था। देखिए, कोई भी सरकार कोई स्टेप लेती है तो वो तो सफल ही बताती है, कोई भी सरकार। ये भी लोग कहेंगे कि हमारा ये जो एजेंडा था, ये प्रोग्राम था, ये सफल रहा। जनता में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, सभी देख रहे हैं कि कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। 125 से लोग ज्यादा लाइन में लग के मर गए। इन्होंने जो कर दिया, सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं, क्या ये नोटबंदी से ट्रैक्टर सस्ते हो गए, स्कूल की किताबें और बच्चों की ड्रेस सस्ती हो गई, क्या खाद और बीज सस्ता हो गया? नहीं। गेहूं, चना, सरसों, कोई भी फसल महंगी हुई? नहीं। तो फिर क्यों जनता को परेशान किया? रिजल्ट वहां की वहां है, सब कुछ वैसा का वैसा अगर चल रहा है, परेशानी के अलावा कोई भी अगर फायदा नहीं हुआ। महिलाएं इतनी पीड़ित हैं। मेरी आज भी बाई द वे यहां से पहले कोई बात हो रखी थी, कुछ लेडीज बैठी हुई थी, मेरी वाइफ भी उनमें थी। महिला तो इस पार्टी को वोट नहीं देगी, जो महिलाओं के ऊपर इन्होंने कुठाराघात जो किया है। क्या लगता है कि नोटबंदी जो की थी अपन जो ये भुगतेंगे, ये ऐसे नोटबंदी जैसे कई भी और काम कर रहे हैं जी। तो उद्देश्य ये कहते थे कि इससे उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, जैसे ही नोटबंदी हुई उसके कुछ दिनों बाद ही उग्रवादियों के पास तो नए नोट मिलते थे, हमारे और आपके पास तो नोट नहीं थे। लोगों के पास तो नए नोट नहीं थे, लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन जिनको तकलीफ नहीं होती थी वो कौन लोग थे? वो पूरी भारत की जनता ने देखा उसको। कोई भी बड़ा आदमी किसी भी लाइन में नहीं देखा गया, कोई बड़ा अधिकारी नहीं देखा गया। आम चर्चा थी कि 5 बजे बाद नोट चेंज करते हैं बैंक में, पिछले गेट से नोट चेंज करते हैं। और देखिए, मैं तो ये भी कहता हूं कि ये कम से कम हिंदुस्तान का तो इससे बड़ा घोटाला नहीं होगा। देखे आगे आने पाए ये साबित होगा जी। घोटाला कैसे कहा जा सकता है? घोटाला कैसे हुआ? घोटाला ये आएगी सामने, ये चीज सामने आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोग किस तरह से क्या खेल करते हैं ये भारत की जनता अब समझने लगी है। ये बातें कुछ करते हैं, काम इनका कुछ और होता है, मकसद कुछ और होता है इनका। मैं घोटाले के बारे में, क्योंकि जवाब अमित गोयल से लेना होगा, आम तो तौर से बातें चलती है मार्केट में। मैं उसके बिहाफ पे कह रहा हूं कि आम आदमी जो कहता है कि ये घोटाला कब खुलेगा, ये नोटबंदी वाला घोटाला कब खुलेगा। मैंने कहा घोटाला क्यों कहते हैं इसको, कि 100% घोटाला हुआ ये, और ये लाखों करोड़ का घोटाला निकलेगा, ऐसा आम आदमी कहता। उनकी सुनी बात पे मैं दो बातें, या तो फेक करेंसी रूटीन करेंसी में, या जो कहें कि बिल्कुल जो वैलिड करेंसी है उसमें तब्दील हो गई, या जिनके पास में ब्लैक मनी थी वो कहीं चली गई। नहीं, ब्लैक मनी तो इन्होंने चेंज की है। सिस्टम में सिस्टम में तो शो हो ही रही है कि जो पैसा किसके पास कितना वो चला गया। देखिए, ये नोटबंदी के बाद, जैसा कि जयसिंह जी ने बताया, नोटबंदी नहीं थी, ये चेंज था। मैं तो इस बात पे भी हल्का सहमत नहीं हूं कि चेंज तो कांग्रेस के राज में होता था। हमारे टाइम में बहुत बड़ा सा 100 का नोट होता था,
आप लोगों ने देखते देखते पता भी नहीं चला कब एक नया नोट 100 का आ गया उसके रूप में। कितने ही नोट चेंज हो, वो होता है एक्सचेंज। ये तो वाकई ही नोटबंदी ही थी, और बंदी के पीछे इनका क्या इरादा था वो कुछ समय बाद सामने आ जाएगा। इनका जो मकसद जो था, मैं इरादे की बात नहीं है, मेरा यह था कि भी किसी भी आदमी को अपने पुराने नोट को बदलवाने के लिए कोई सरकार की मनाही नहीं थी। बिल्कुल नहीं, मेरा एक समय मिला, एक समय दिया गया, समय दिया गया, मगर उस समय में वो लोगों के पास क्या वो चेंज हो पाए? कितने लोगों को चेंज और कैसे चेंज हो पाए? चेंज हो गए, करा सकता था कोई 99% हो गए, मतलब चेंज भी हो गए। ये लोग आंकड़ा जो दे रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी भी आंकड़ा दे रहे हैं कि चेंज हो गए। जो चेंज हो गए और वो 1% या 1.25% या 1.5% कुछ नोट बचा है। हाँ। ये तो कह रहे थे कि बहुत बड़ा फेक नोट मार्केट में आ गया है, इसका ये भी एक समाधान है। चलिए, फेक करेंसी तो 300-400 करोड़ 23,235 करोड़ का फिगर दिया। इतने बड़े देश में, इतने बड़े करेंसी में वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, वो कोई मायने भी नहीं रखता। तो आप ये भी देखते होंगे कि इस नोटबंदी से पहले स्विस बैंक में किसके अकाउंट, उन लोगों का नाम आजकल नाम नहीं लेते ये लोग। छापे किसके गिर रहे हैं, किसके नोट मिले हैं, वो चीज भी आपके सामने है। ये तो मीडिया इन्होंने जिस तरह से, मैं खरीदना तो नहीं कहूंगा आपके सामने, क्योंकि आप मेरे मित्र भी नाराज भी हो जाएंगे कि यार हम भी खरीदे गए क्या? आप नहीं खरीदे गए। मीडिया हाउसेज को किस तरह से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। हाँ। और किस तरह से एक तरफा जो है ये चल रहा है इनका सीन, जो है इनका जो सीधी भाषा में नंगानाच जो कर रहे हैं मीडिया वाले बड़े हाउसेज से मिलके, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जनता देख रही है, और जब भी मैं किसी डिबेट पे जाता हूं, मैं या मेरा कोई साथी या कोई भी जाता है, तो बात चलती है तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, कुछ भी भाजपा के, अच्छा कांग्रेस ने क्या किया। ठीक है, मैं मानता हूं कांग्रेस की कुछ गलतियां हुई होंगी, जनता ने हमें पनिशमेंट कर दिया। क्या कांग्रेस ने किया? अगर कांग्रेस ने 2 गलती करी तो 10 गलती करोगे इस जनता के साथ? मैं मानता हूं कि जो कुछ करता है उससे चूक हो जाती है, कांग्रेस से भी कहीं को चूक होगी, और इनसे भी कोई चूक हो सकती है, कोई खास बात नहीं है। मगर इनका जो जवाब होता है वो होता है कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, तो उससे 4 गुना ज्यादा आमतौर से कहते हैं। इसमें तो नहीं करे, नोटबंदी में तो इन्होंने नहीं किया, तो कांग्रेस का कोई इश्यू नहीं है इसमें। देखिए, चलिए मैं आपके सवाल का एक बार जवाब दिलवाता हूं अमित गोयल से। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 99% का ये तो फिगर है और बिल्कुल ऑथेंटिक फिगर सामने आया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर कहीं पे कोई फेक फिगर भी अगर सामने आएगा तो सरकार की ये बिल्कुल बहुत बड़ी एक ब्लेंडर मिस्टेक होगी। अरुण जेटली साहब ने खुद ने कहा है, आंकड़ों में सामने आ रही है सारी चीजें। लेकिन अभी धूप सिंह जी को आपने सुना कि बहुत बड़ा एक स्कैम भी होगा ये। अब स्कैम कैसे होगा हालांकि बता नहीं रहे हैं, लेकिन इंतजार है कि एक बड़ा स्कैंडल होगा नोटबंदी के दौरान जो सामने आएगा। और दूसरा देखिए, मकसद जो रखा था उस वक्त 3 चीजें थी कि उग्रवाद, आतंकवाद या कि टेरर जो फंडिंग होगी वो रुक पाएगी। तो ये कहा भी गया था। ये बात सही है कि कुछ दिन तक पत्थरबाजी रुकी भी वहां पे, लेकिन वही पत्थरबाजी वापस शुरू हो गई। उसके अलावा माफ करेगा, फेक करेंसी और करप्शन की बात कही थी, फेक करेंसी के लिए चले मानते हैं, फेक करेंसी वापस भी मार्केट में शुरू हो गई। दूसरा, करप्शन की जो बात कही थी और ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो आपको लगता है कि करप्शन फ्री हो गए हम? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हमारी सरकार का पहला निर्णय क्या था? पहला निर्णय था हमारा काले धन के खिलाफ SIT बनाने का, जो 6 महीने से कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का, कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय आया था। कांग्रेस ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। गठन कर चुके, पहला गठन हमने किया ना। नहीं, आप लोग, योगेंद्र जी, पहला गठन, आप उसकी जानकारी दोबारा करिए। बीजेपी की पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में काले धन के खिलाफ SIT गठन किया गया। आप इसकी जानकारी अपडेट कीजिएगा। कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद शुरू कर दी नहीं, उसका गठन पहला निर्णय हमारा SIT के गठन का हुआ। दूसरी बात, किसी भी देश में कोई भी रिफॉर्म होते हैं, आप ये देखिए, हमारी सरकार ने एक निर्णय किया कि हमारे देश की आर्थिक शक्ति बहुत मजबूत हो। हमने इसके अंदर 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहली बात, सरकार ने जो पहला निर्णय था वो था जनधन खातों का। हमने देश के 30 करोड़ लोगों ने जो कभी बैंकिंग सिस्टम दूर रहे, उनको बैंकिंग सिस्टम में हम लाए। 30 करोड़ नए खाते देश में खुले। ये पहला रिफॉर्म का पहला एक पड़ाव था, मानिए आप जी। दूसरा जो रिफॉर्म हुआ हमारे देश में, ये हुआ नोटबंदी के रूप में। ठीक है, नोटबंदी के रूप में आपने भी माना, भूप सिंह जी ने माना, जयसिंह जी माना है कि लोगों को आराम से बहुत समय दिया गया कि जो व्यक्ति अपनी करेंसी है उस करेंसी को बदला सकता है। मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। लोग गए, उन्होंने अपने उचित डॉक्यूमेंट में जो बदला सकते बदला है, बैंक में जमा कराते बैंक में जमा कराए।
99.1% करेंसी बदली गई। आप ये देखिए सरकार का जो उद्देश्य इस पूरी नोटबंदी के पीछे रहा, उसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात ये थी कि हमारे देश के अंदर बहुत सा पैसा जो बिल्कुल डम पड़ा था लोगों के लॉकर्स में, लोगों के बैंक में, घरों में, आज वो सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ गया है। करीब करीब 99% पैसा बैंकिंग सिस्टम आना एक बहुत बड़ी बात है। आज हमारे देश के बैंकों की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत साउंड है। दूसरी बात आप देखिए, अगर बैंकों की इकोनॉमिक पोजीशन साउंड होगी तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश में बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए, लोन देने में, पैसा खर्च करने में सरकार को सहूलियत होती है। तीसरी बात, सरकार ने इसमें एक बहुत बड़ा काम किया कि आप ये देखिए लेस कैश इकोनॉमी। सरकार का उद्देश्य था कि लेस कैश इकोनॉमी बढ़े, डिजिटल इकोनॉमी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, करप्शन कम हो, टेरर फंडिंग कम हो। आपने महसूस किया, आपने मुझे बोला, अभी आपने भी बोला कि शुरुआत में एक बार बिल्कुल कश्मीर पत्थरबाजी रुक गई। अभी आप देखिए कि कश्मीर में जो सारे की सारी एनआई जो कार्रवाई कर रही है हुर्रियत की, टेरर फंडिंग की, उनमें बहुत सारे वीडियो भी सामने आए कि किस तरह से कश्मीर के नौजवानों को पैसे देकर वो पत्थरबाजी लिए उकसाते थे। आज उसके बाद में कश्मीर में आतंकवादियों ने पैसे की कमी के चलते बैंक लूटे, बैंक लूटने की घटनाएं सामने आई क्योंकि उनके पैसा नहीं था। सरकार का तीसरा कदम, इस नोटबंदी का तीसरा काम सरकार लाई जीएसटी के रूप में। तो सरकार लगातार ट्रांसफॉर्मेशन में लगी हुई है। जीएसटी में आप देखिए, जीएसटी के अंदर जीएसटी से पहले सर मैं जवाब दूं, सर मैं पूरी बात करना चाहता हूँ सर, मैं पूरी बात, मैं सारी बात सर आपने नहीं मैं तो एक बात ये जानना चाहता, आपने एक बात कही कि कैश वैन को लूटा जा रहा है, कैश नहीं इन्होंने कहा कि बैंकों में उन्होंने, हाँ बिल्कुल लूटी है, इसमें आप सही फरमा रहे हैं, वो बिल्कुल लूटी जाए। तो फिर ये तो एक कहाँ रुका उससे अपराध, और टेरर फंडिंग के जो बात कर रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो अपराध बढ़ रहे हैं उल्टा। नहीं मैं ये तो नहीं कर सकता, बिल्कुल अपराध नहीं बढ़े। मैं आपको इस बात का भी जवाब दूंगा, मैं ये नहीं कर सकता, आपके घोटाले का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई, आपने बीच में रखी। मैं कह रहा हूं कि इस चैनल पर बैठ के जो मैं कह रहा हूं बहुत स्वीकार, अगर हमारे को लगेगा कि हमारी कोई कमी है तो हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। कांग्रेस की तरह उस बात में विश्वास नहीं करते कि कुछ भी गलत करें, लेकिन सही बताया अपने आपको। जीएसटी का रिफॉर्म हुआ, 80 लाख लोग देश के अंदर सर्विस टैक्स और वैट में रजिस्टर्ड थे। जीएसटी के आने के बाद देश में 1 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए, 25% लोगों की वृद्धि हुई। देश में 92,000 करोड़ रुपए पहले मंथ में, जुलाई मंथ में 92,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में सरकार को जमा हुआ। वो जब जमा हुआ कि जब 50% लोगों ने अपनी जीएसटी रिटर्न दाखिल की है, 50% लोगों की बाकी है। आप ये देखिए, पहली बार सरकार, इन्होंने घोटाले की बात करी, 3.5 साल सरकार को होने का है, एक भी घोटाला केंद्र में ला पाए हो सामने। ये कह रहे हैं कि हमें लोगों से सुन रहे हैं, बाजार में ऐसी बात सुनते हैं, महिलाओं जैसी बात सुनते हैं। इंतजार करो। दूसरी बात, आपने जनता की बात करी कि जनता आपसे नाराज है। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं इस रिफॉर्म के बाद में, नोटबंदी के बाद में 5 राज्यों में, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। जनता ने तो बिल्कुल स्वीकार किया इस नोटबंदी को, जनता तो बहुत खुश है। आपके 10 साल के घोटालों से जनता बहुत परेशान थी। कांग्रेस ने, देश की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं, ये तो आप ये देखिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। आपके महागठबंधन में फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि 2019 तो भूल जाइए, 2023 की बात सोचिए। आपके महागठबंधन के लोगों ने मान लिया कि 2019 में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आज के सारे सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें ला रही है, 350 सीटें बीजेपी की आएंगी। जहां से चले थे वहां लेके चले जाएंगे, और भाजपा का अगले 20-30 साल तक नाम लेने वाला देश में मिलेगा नहीं 2019 में। भूप सिंह जी, दो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सर्वे जो बता रहे हैं, देश के विभिन्न चैनलों ने सर्वे किए, आपने चैनलों पर आरोप लगा दिया मैनेज है, आपने कहा जनता में आम चर्चा है, नहीं आपने कहा कि वो मैनेज है, मीडिया हाउसेस को मैनेज बता दिया आपने। सत्यता है, आरोप होता है झूठा, सत्यता है। पत्रकार और मीडिया की निष्पक्षता पे प्रश्न उठाया आपने। मीडिया पे आरोप देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग ये बात चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है तो आरोप लगा दीजिए। आरोप यही क्या मुझे आपके पास में, आपने घोटाले का आरोप लगा दिया, आप सबूत लाइए ना घोटाले का। मीडिया क्या, आपने जनता कह रही है, हम लोग सुन रहे हैं, आप एक जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार वक्ता के रूप में बैठे हैं, और आप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के आप ये आरोप लगा रहे हो। बहुत सवाल आपसे जनता की आवाज बता रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत ही भ्रष्टाचार के में किया है। भावना मैं आपके सामने रख रहा हूं। धूप सिंह जी, मैं एक बार जयसिंह जी से बात करना चाहूंगा। जयसिंह जी, ओवरऑल अगर हम बात देखें कि इसकी सफलता और असफलता, मकसद जो लेकर के गए थे मोदी साहब ने, 8 नवंबर को गिनाया भी था कि वजह क्यों है, हम बंद क्यों करना चाहते हैं नोटों को। 2 बातें थी, 1000 का नोट बंद किया कि बड़ा नोट है, 2000 का नोट है, इस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि भाई जब आपको लग रहा है कि 500 और 1000 का नोट बड़ा है, इससे फंडिंग बहुत जल्दी से और वैसे लोग निकल करके चलते, 2000 का नोट भी सामने आया। सफलता और विफलता की अगर हम बात करें तो क्या वास्तव में इसे सफल माना जा सकता है कि या एक्सचेंज पॉलिसी थी, या इसे नोटबंदी आम भाषा में जो बोला जा रहा है वो समझे?
नहीं, नोटबंदी उसके बाद हुई, वो जो थी वो तो एक्सचेंज ऑफ करेंसी था। उसके बाद में जो सरकार ने जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो भी डेटा दिए हैं। वो कह रहे हैं 20.2% करेंसी हमने कम की है, मतलब 3 लाख करोड़ रुपया वापस नहीं डाला सरकार ने, है ना। तो वो 3 लाख करोड़ रुपए को हम नोटबंदी का रूप में देख सकते हैं। कैशलेस जो इनका एक जो भी मिशन है कि वो ट्रांजैक्शन बढ़े, तो उन्होंने जानबूझ के वो पैसा वापस इंजेक्ट नहीं किया कि सिस्टम अपने आप उसमें कैशलेस में चले, डिजिटल में चले और ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो तो उसकी रफ्तार बढ़े। बैंकों के पास पैसा आया जैसा इन्होंने बताया, तो ठीक है, बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुई है नेचुरली, जब इतना पैसा आएगा तो कम होगी। एक जो असफलता की बात कर लीजिए, कुछ भी है कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना पैसा सिस्टम में, इतने लाखों करोड़ हजारों करोड़ लोगों के पास है वो है, लेकिन फिर भी सरकार ये मेक इन इंडिया, आज एक ऑस्ट्रेलिया का दल आया साहब, वहां पे आपके जितनी स्मार्ट सिटीज है एमपी में उसका दौरा करने के लिए कि हम इसमें कैसे भाग लें, तो आप उस पैसे को यहाँ हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट में डेवलपमेंट में चैनलाइज क्यों नहीं कर पा रहे, जो सबसे समझने की बात है। तो हम क्या है कि इसको वो घर फूंको और तमाशा देखो वाला काम है ना, कि भाई इसको तो मौज मस्ती में उड़ाओ आप, और जो आने वाला जो है बाहर वाला है वो निवेश करेगा और वो आपसे वसूली करेगा। बिल्कुल, वो एक नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, एक आइडियोलॉजी गवर्नमेंट्स की ये बन गई है, या सफलता की सीढ़ी उसे माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट अगर आया तो हमारी सफलता है, लेकिन वास्तव में अगर आपका पैसा बिना किसी ब्याज के अगर आप उसको प्रयोग में ले रहे हो और अपनी करेंसी को फ्लो में डाल रहे हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि जब हमारे पास में पैसा इकट्ठा हो गया तो क्या आवश्यकता पड़ रही है दूसरे से आपको लेने की, इन्वेस्टर्स को क्यों बुलाया जा रहा है? आप उसमें कहां कमी है उसको आप देखिए, और इन्वेस्टर कोई भी आएगा तो वो यहाँ से पैसा भी कमाएगा, कोई फोकट में काम करने के लिए कोई आएगा, कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, तो विजन तो हमें वो स्प्रेड करना। आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिए, पीपीपी मोड पे देख लिए, कोई कहीं पे भी इन्वेस्टर नहीं आ रहा। जितने राज्य सरकारों ने इन्होंने इन्वेस्टर सम्मेलन किए, सब फ्लॉप हो रहे हैं। आप इनके 10-10, 20% भी आप उसमें से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, तो इसका कारण ढूंढने की जरूरत है। एक तरफ तो आप कह रहे हो हमारे पास इतने लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ आ गए बैंकिंग सिस्टम में, तो वो लोगों के ही है ना, तो वो लोग क्यों उसमें डाइवर्जन नहीं कर रहे हैं, उस बात का जवाब अगर हम ढूंढ लेंगे तो मेरे ख्याल से रियल सफलता वो कही जाएगी कि नोटबंदी की रियल सफलता है। जी अमित जी, आपने सुना। देखिए, खैर वैसे तो अपना अपना नजरिया, अपना अपना अंदाज है, लेकिन एक स्वतंत्र टिप्पणीकार और जो एक विश्लेषक है उनकी नजर में है कि जब हमारे पास में इतना पैसा है, पैसा जब इतना आ चुका है, तो हमें उसे यूज उस तरह से करना चाहिए कि दूसरों पे हम डिपेंड क्यों रहें। सर, एक बात मानिए कि देश में जितना पैसा है, बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आता है तो इन्वेस्टमेंट के साथ बाहर से टेक्नोलॉजी भी आती है। अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में काम आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में आती है, चाहे वो एफडीआई में रक्षा में होगी, चाहे वो ट्रेन में होगी, चाहे बुलेट ट्रेन में होगी, और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जब हमारे देश के लोगों को वो भारी कंपनी आती है, वो अपना यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आती है, यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो हम भी नई टेक्नोलॉजी मेरी बात सुनिए, नई टेक्नोलॉजी के प्रति हमारी भी जागरूकता बढ़ती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। आप ये देखिए, आज के 20-25 साल पहले जाएंगे, मैं नहीं कहूँगा हमारी देन है सिर्फ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे कि हमारी देन है, लेकिन मेरी बात सुनिए, नहीं हम स्वीकार करते हैं, नहीं मेरी बात सुनिए, हमारे अंदर हमारे देश को आज कैसे कहेंगे, नहीं मेरी बात सुनिए, कांग्रेस वाले कह देते हैं, हम नहीं कहेंगे। आज ये देखिए, आज के 25 साल पहले आप जाएंगे, हमारे पास में कारगिल का युद्ध हुआ, मिसाइल टेक्निक में हम थोड़े कमजोर थे, रशिया ने और कई देशों ने हमको मिसाइल टेक्निक देने से मना किया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर से के साथ कोलैबोरेशन किया, पीपी मोड पे हमने काम किया, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। आज की तारीख में पूरा संसार सोचा था पीएसएल भी हम छोड़ रहे हैं, मंगल ग्रह पे हमारे देश का यान पहुंचा। ये टेक्नोलॉजी क्या इंडिया में पूरी जनरेट हुई? नहीं, पहले हमने बाहर के लोगों के साथ में कोलैबोरेशन किया, उनके साथ मिलकर काम किया, हमने उनसे कुछ सीखा। आज हमारे देश में बहुत बड़ी वो होवित्जर तोपें ले रहे हैं हम देश की रक्षाओं की, सीमाओं की रक्षा के लिए। आप ये देखिए, हमने तय किया कि 20 तो हम बाहर से लेंगे और बाकी 120 आनी है, 100 इंडिया में बनेंगी। तो आप ये देखिए कि अगर हमारे पास पैसा भी है तो देश भी तो हमारा 125 करोड़ लोगों का है। सरकार को कितना पैसा कितनी चीजों में खर्च करना पड़ता है, सरकार पूरा ध्यान, हमारे देश के इकोनॉमिस्ट, हमारे देश की सरकार पूरी तरह से देश के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए संकल्पित है। 12 रुपए में सरकार ने बीमा दिया, आप देखिए 2 लाख रुपए का, 330 फ्री मुफ्त इलाज हो रहा है, आप देखिए 330 रुपए के अंदर पूरे साल का आपको बीमा सुरक्षा योजना मिल रही है। तो सरकार का पैसा 100% घोटाले में नहीं जा रहा, देश के ऊपर एक चौकीदार बैठा है। पहले का नाम बदल के नहीं पहली बार हर चीज से जोड़ रहे हैं, इनके पहली बार देश के बैंक, पहली बार देश के धन पर एक चौकीदार बैठा है, एक घोटाले का आरोप नहीं है देश के ऊपर, और वो रोकने की इनके पास आप लोगों ने, दुनिया जी आप लोगों ने सिर्फ घोटाले ही किए हैं। अगर घोटाले नहीं करते, जो देश के साथ में, भारत के साथ में 2 देश स्वतंत्र हुए थे उस समय पे, आज उनकी इकोनॉमी देखिए, एक हमारी इकोनॉमी देखिए, क्यों पीछे इतने?
आप बताइए। कांग्रेस ने आपकी नजर में सिर्फ घोटाला किए हैं और इस 3 साल में ही देश को यहाँ तक आपकी भारतीय जनता पार्टी लेके आ गई। आप बिल्कुल आपको देखना चाहिए पूरे विश्व में 30 सेकंड में दंगा बज रहा है। जय सिंह जी कुछ कह रहे हैं बीच में। मेरा ये कहना है अब हम जिस नए दुनिया के साथ में हम जुड़ चुके हैं वैश्वीकरण से उससे, उसमें 2 वर्ड काम करते हैं, परफॉर्म और पेरिश। या तो आप परफॉर्म कीजिए, नहीं है तो खत्म होने की आप तैयारी कीजिए। तो उस परफॉर्म करने का जो रास्ता है, जैसे आपने गिनाया कि हमने ये किया, सोशल सिक्योरिटी ये दी, वो तो ठीक है, अच्छी बात। लेकिन हम किसी चीज को, कोई भी सेक्टर में हम परफॉर्म कहां कर रहे हैं? आपसे एक प्लेटफॉर्म, रेलवे का प्लेटफॉर्म तो आपसे होता नहीं, उसके लिए तो आप बाहर वालों को बुलाते हो। स्मार्ट सिटीज में आप टेक्नोलॉजी लाइए, पैसा है तो टेक्नोलॉजी खरीदिए ना, कौन मना करता है? लेकिन उस मनी का जो हमारा सिस्टम में आइडल मनी पड़ी है, बैंकों के पास में सिरदर्द बनी हुई है, उसका हम प्रोडक्टिव यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार की, ये कह लीजिए कि ये फेल्योर है और ये बहुत बड़ी चुनौती बेरोजगारी के रूप में आने वाले समय में। केवल पैसा इकट्ठा करना, बैंकों में भरना ही वो एक पार्ट है। वो एक हो सकता है कि आप जो सिस्टम का जो पैसा था आपने ले लिया, लेकिन उसकी यूटिलिटी पे जोर दीजिए ताकि उसका इंफ्रा बढ़ सके और आपका जो एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा जरिया और आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चुनौती तो नहीं है। तो बैंकों को खाएगा, बैंकों के लिए रॉ मटेरियल वो खाएगा, वो अगर उठाव नहीं, अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। जो चीज आप लेकर के चल रहे वही आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। बैंक डूबने की नौबत हो जाएगी वो। बिल्कुल। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है और मुझे खास खबर यहां रोकना पड़ेगा। और बड़ा सेंसिटिव और बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि देश के लिए भी है और हम सब लोगों के लिए भी है। सफलता इस मायने में मानी जा सकती है कि चलिए पैसा 99% पहुंच गया, लेकिन उसका उपयोग अगर ठीक से हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा विजन अधूरा है। जरूरत भी इसी बात के लिए है और हो सकता है सरकार अब आगे नेक्स्ट स्टेप में अगर कुछ करती है तो उसको देखने वाली बात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।